वेलकम क्लास। हम लोग ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। और एक्चुअली मैं ये टॉपिक काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था मैंने कि रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या है। हमने यहाँ पर एक कुछ टॉपिक छोड़े थे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं थोड़े से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जो डेवलपमेंट सस्टेन करे, कुछ समय तक रुके और हमारे को यूज़ में आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहते हैं, है ना। तो जो कि इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना करे, ठीक है, और हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उस डेवलपमेंट की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट हुई तो हमें कुछ और उसके लिए बलिदान देना होगा तब जा करके, मतलब कि समझिए कि आप हमें बहुत कीमत ना चुकानी पड़े उसकी, तो सस्टेन करे वो डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट मतलब ये होता है कि हमारे पूरे जो अर्थ है, यानी कि अर्थ के बारे में सोचा जाए। ये हमारे को इकोनॉमी और ये फ़ायदा या नुकसान ये सब से अलग ले जा करके वर्ल्ड के बारे में सोचने, यानी वर्ल्ड नहीं, अर्थ के बारे में सोचने में मदद करता है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है कि कई सारे देशों के लीडर्स यानी कि हेड्स वगैरह आते हैं। हेड्स मतलब कि कई जैसे हमारे देश में से मतलब मंत्री जाते हैं, कई बड़े बड़े नेशनल कैबिनेट में से जाते हैं मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर भी कई देशों के मिल सकते हैं। इसमें कई सारे बड़े बड़े लोग कुल मिला करके यहाँ पे मिलते हैं किसी एक जगह पर। जैसे कि रियो दी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है, 1992 जून में। तो वहाँ पे 100 लोग आए थे, 100 हेड्स आए थे अलग अलग देशों के। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों पर वहाँ पे सहमति जताई और देश दुनिया के बारे में सोचा। ये था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इससे पहले कभी कोई अर्थ समिट नहीं हुआ था। अर्थ समिट मतलब कि वही एक साथ ग्रुप में बैठकर अर्थ के बारे में बात करते हैं। ये कुछ बात थी, इसमें कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम डिस्कस की गई। अर्जेंट प्रॉब्लम कैसी थी? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उसके बारे में। सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में, जो यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक्स। तो ये उस टाइम पे पहली बार डिस्कस किए गए थे। ये ग्लोबल लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ये ब्राज़ील के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्राज़ील में हो रहा है, कोइंसिडेंस है, ठीक। आगे कुछ लीडर्स जो थे, लीडर्स लोगों ने सब ने साइन किया था कुछ चीज़ें। साइन क्या क्या किया? साइन दो चीज़ें की थी, ध्यान रखेंगे। उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, तो ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि जितने भी ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो वैधता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो ये हमारे, तो उनको कंजर्व करेंगे, सुरक्षा देंगे, ठीक है। तो रियो कन्वेंशन भी था उसमें एक। रियो कन्वेंशन मतलब वो एक छोटी सी बात थी, एक टॉपिक था कि ग्लोबल फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स बनाए जाएं। कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, उनको किसी किसी रूल्स के अंदर होने चाहिए, मतलब कि कोई उनको डैमेज ना करे, ऐसे ही रैंडमली जाकर कोई भी डैमेज नहीं कर सकता उनको। उसके अलावा इसमें एजेंडा 21 नाम का एक एजेंडा यानी कि एक चीज़ थी, वो इन्होंने अपनाई थी। एजेंडा 21 और ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, ये सब कुछ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, 21वीं सदी के लिए, ठीक। एजेंडा 21 भी देख लेना आप। एजेंडा 21 में भी कुछ खास नहीं है, वैसा ही है, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए ही होता है ये भी। तो एजेंडा 21 जो उन्होंने डिस्कस किया था, ये डिक्लेरेशन को साइन किया था लोगों ने, लीडर्स ने, 1992 रियो में ही साइन किया था ये, UNCED। तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये एक संस्था है, यहाँ पर पूरा एकदम साइन हुआ था ये सब। और ये ब्राज़ील में ये भी हुआ था, तो उसी समय हुआ था। इसका एम था, एजेंडा 21 का एम ये था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, है ना। एनवायरनमेंट का जो भी डैमेज हो रहा है उससे वो बाहर मतलब बच सकें, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, गरीबी से बचें, बीमारियों से बचें, इस तरह की चीज़ें। और ये सब होना किससे चाहिए? पूरी दुनिया के कॉपरेशन से, सहयोग से। उनका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन जो सिद्धांत था, वो ये था कि पूरी दुनिया में अलग अलग जो भी गवर्नमेंट हैं उन सब गवर्नमेंट को खुद के लिए एक एजेंडा 21 बनाना चाहिए, जिससे वो अपने देश की सुरक्षा कर सकें। मतलब वैसे सुरक्षा नहीं कि दूसरे देश अटैक करेंगे, नहीं, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह इन सबको सुरक्षा देने के लिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मेन हेडिंग होगी आज की, वो है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें डाइवर्सिटी बहुत है, रिसोर्स बहुत है। डाइवर्सिटी मतलब
कि बहुत सारे जीव हैं, जीव की वैधता बहुत है, यानी कि अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं यहाँ पर, प्लांट्स भी बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे और रिसोर्स भी बहुत है। तो इसलिए हमारे देश में रिसोर्स की प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ रिसोर्स क्या है, किस तरीके से, कई बार देखेंगे हम कि रीजन, अलग अलग टाइप के रीजन्स होते हैं। रीजन्स मतलब कि इलाके। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर रिसोर्स तो बहुत होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि और मैं बताऊँगा एग्जांपल्स भी आगे। और कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जैसे कि वो खुद में तो सफिशिएंट है, मतलब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई और उनकी मदद करे या उनसे कुछ दे, या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ही कम मिलेंगे। और कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि बहुत ही थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होती, बस थोड़ी सी होती है। तो अलग अलग टाइप की वैरायटी है। एग्जांपल देता हूँ मैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। मिनरल्स मतलब कि आयरन मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम, तो इन तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और कोयला भी बहुत मिलता है, यानी कोल डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन और बाकी चीज़ों की कमी पड़ जाती है, जैसे कि और डेवलपमेंट की बाकी चीज़ों की कमी पड़ जाती है यहाँ पर। आगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है, अच्छा अच्छा अमाउंट में पानी है वहाँ पर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स, पुल वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कम है। राजस्थान की बात करें तो उधर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अच्छा राजस्थान के अंदर है, पर उसको यूज़ करने की क्षमता कम है। और उसके अलावा राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर पानी की कमी है। तो पानी की जो है रिसोर्स की कमी है, पानी के रिसोर्स की, ठीक। उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं, वहाँ ठंड इतनी है कि वहाँ ठंड की वजह से कुछ ही पौधे उगते हैं, इसलिए वो रेगिस्तान जैसा दिखता है, हालांकि होता बहुत ठंडा है। तो इसलिए कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख होता है। वो पूरी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ है, तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है कि ज़्यादा रिसोर्स का ट्रांसफ़र हो नहीं पाता। जो भी रिसोर्स वहाँ के वहीं रह जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत है। हेरिटेज मतलब कि वो जो जो कि मतलब एक गुरूर है कि भाई हमारे पास है। कल्चरल हेरिटेज में हम इसे भी कहते हैं, जैसे कि अपने ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो, ठीक, इनको कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लद्दाख के अंदर ये सब तो है, लेकिन कमी किसकी है, पानी की। पानी की कमी बढ़ जाएगी आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, पुल रोड वगैरह इन सब की दिक्कत है, ठीक है। और वाइटल मिनरल्स जो हैं वो, जैसे जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी, जैसे कि आयोडीन। मैंने बताया लद्दाख क्या है, लद्दाख वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, तो आयोडीन वगैरह की वहाँ पे कमी कैसे, मैं बताता हूँ। वहाँ वो क्या है, लद्दाख थोड़ा हाइट में है, तो जब भी रेनफॉल होती है तो जितना भी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब नीचे नीचे बह बह कर आ जाते हैं। और कई बार ये देखा गया कि वहाँ पर आयोडीन की कमी बहुत मिलती है लोगों के अंदर, ठीक। आगे, तो इन सब ने, जितने भी लोग हैं ना, ये अलग अलग, किसी के पास कुछ ज़्यादा, किसी के पास कुछ कम है। तो जिसके पास जो ज़्यादा है वो दूसरों को दे दे, और जिसके पास जो कम है तो दूसरों से ले ले। तो इसलिए बैलेंस रिसोर्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, पूरे नेशन के लिए, पूरे देश भर में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक। तो वो ज़रूरी है, और यही होती है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को किस तरह से बांटा जाए, ठीक है। तो अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है पढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, स्पेसिफिकली हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और किसी के बारे में नहीं। जो अब तक बताया मैंने वो एग्जाम्पल भले इंडिया गए थे, पर ऐसी चीज़ें हर जगह होती है। आगे, इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है, वैसे रिसोर्स प्लानिंग ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप्स मान लो, ठीक है। तो प्रोसेस होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि आइडेंटिफिकेशन, पहले उसको पहचानना होगा, उसके अलावा हमें देखना होगा कि कौन सा रिसोर्स और कौन से कंट्री की, मतलब कंट्री के किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कई बार उनको सर्वे करना पड़ेगा, जगह जगह जाके पता करना पड़ेगा, है ना, खुद जा जाके सरकार को मैप करना पड़ेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी, मैप बनाने पड़ेंगे उनके, है ना। क्वालिटी है कितनी और क्वांटिटी कितनी है, इस टाइप की मेजरमेंट करनी पड़ेगी रिसोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्या है यहाँ पर देखते हैं, इन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली हमें इवॉल्व भी करना होता है, यानी कि सुधार लाना होता है कंटिन्यूस। तो हमारा जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम टेक्नोलॉजी है, हमारी स्किल्स है, मेज़रमेंट करने का तरीका है, और जो भी है, तो उन सब को एक रिसोर्स के नज़रिए से हमें सुधार लाना पड़ेगा उन चीज़ों में, ठीक है।
कैसा रिसोर्स है उस हिसाब से। ठीक। थर्ड, रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड एक लास्ट स्टेप नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस के हिस्से हैं 3। पहला आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरी बार हमने देखा टेक्नोलॉजी वगैरह लगाई और इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए, ठीक है ना। और थर्ड ये होगा कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स जो है, जो कि हम रिसोर्स की वजह से हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं, रिसोर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उससे हमारे पूरे देश में नेट डेवलपमेंट क्या हो रही है, उसको दोनों को मिलाना एक दूसरे से, यानी कि दोनों को एक साथ चलाना है। तो ये एक थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। तो इंडिया में जो इस तरह की प्लानिंग हुई थी वो पहली बार हुई थी आज़ादी के बाद, आज़ादी के जस्ट बाद ही हुई थी। तो 5 साल का प्लान बना था, उसे कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो वो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा। तो वो इन चीज़ों के लिए लॉन्च भी हुआ था। आगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैं क्या पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें स्किप हुई हैं अभी, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में 3 पॉइंट्स बताए मैंने। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा, अंडरलाइन किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने सिर्फ अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, मतलब उसको बचाओ। रिसोर्स, देखो रिसोर्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा इसको एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण कर दो, उसको ख़त्म कर दो। उसको बचाना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। किसी भी रिसोर्स को देखें तो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स वाइटल होता है, यानी कि अगर रिसोर्स नहीं होगा डेवलपमेंट भी नहीं होगी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कई लोगों को कमी भी पड़ जाती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन जो है रिसोर्स का कई कई अलग अलग लेवल पर होना चाहिए। जैसे कि मेन जो रिसोर्स जहाँ से आता है वहाँ पे कंजर्वेशन करो उसका, और जब उसको छाना जाता है तब कंजर्वेशन करो, उसको यूज़ करने से पहले उसको कंजर्व करने की कोशिश करो, हर लेवल पर कंजर्व करो। इससे सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस रहता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कम होती हैं। गांधी जी इसके लिए बहुत ही आगे बढ़े थे। उन्होंने एक अपना वो भी बताया था, एक लाइन उन्होंने, बहुत फेमस है उनकी लाइन एक, कंजर्वेशन के लिए, देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। तो वो कहते थे कि अगर हमारे देश में देखा जाए तो रिसोर्स यानी कि हर किसी की ज़रूरत के अनुसार तो बहुत कुछ है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी की अहम के लिए, किसी की पर्सनल नीड के लिए, किसी की मतलब वो होती है ना, भूख ही नहीं मिट रही है, तो वो ऐसे इंसान के लिए तो फिर मतलब ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो फिर तो बहुत कम है, क्योंकि उनको जितना दो उतना कम है। ऐसे लोगों को कहते हैं सेल्फिश लोग, ऐसे लोगों को कहते हैं एक्सप्लोइटेटिव नेचर के होते हैं ये लोग, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है तो उसको उसका शोषण करते हैं। मान लो उनके पास ट्रैक्टर आ गया तो वो सारी सारी कहीं के कुछ कुछ उठा उठा के ले आएंगे अपने घर में, क्योंकि मेरे को चाहिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो प्रोडक्शन होता है, जो मास प्रोडक्शन होता है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाई मास होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन एक साथ ना हो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा लोग एक साथ प्रोडक्शन करें ताकि हर इंसान यूज़ कर पाए उन चीज़ों को। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स मतलब जो ज़मीन है, हमारा ज़मीन, जो ये ज़मीन है ये भी तो एक रिसोर्स है। जैसे पानी रिसोर्स है, एयर में रिसोर्स है, तो ये ज़मीन भी रिसोर्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं सब इसी पर करते हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग, स्कूल, जितनी भी चीज़ें हैं सब लैंड पे ही तो बनी है। हम लैंड को नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, हमने खुद ने नहीं बनाया कभी। खुद ने कभी कभी मान लीजिए जैसे दुबई में बना है छोटा सा पाल्म आइलैंड, तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन रिसोर्स, लैंड रिसोर्स को जो है नेचुरल रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। ये क्या क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि जो नेचुरली वेजिटेशन हो रही है, यानी कि फसल वगैरह होती है। तो ह्यूमन लाइफ जो होती है, जो हाँ हम लोग ज़िंदा हैं आज की डेट में, तो लैंड पर ही है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रोड्स वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लैंड पे ही तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि और कहीं नहीं करते, लेकिन लैंड पे सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जितना भी सब कुछ चलता है हमारा, मेन जो कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह भी होता है, जो कम्युनिकेशन यानी कि टावर्स वगैरह लगे हैं, कहाँ लगे हैं? वो लैंड्स पे लगे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लैंड को, रिसोर्स को यूज़ करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। हम लैंड को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये जो दिया हुआ है गोल गोल सा, ये पाई चार्ट होता है। अब इस पाई चार्ट का क्या मीनिंग है? ये डिवाइड कर रखा है इसने कई रीजन को, यानी कि हमारा जो लैंड है, जो कि रिलीफ फीचर है, जो कि लैंड अंडर द इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, तो एक्चुअली हमारी पूरी लैंड में
अलग अलग तरीके की लैंड्स हैं। जैसे कि कुछ कुछ इलाके में माउंटेन्स हैं, कुछ जगह प्लेट्यू हैं, कुछ जगह प्लेन्स हैं, कुछ जगह आइलैंड्स हैं। तो माउंटेन्स अलग होते हैं, प्लेट्यूज अलग होते हैं। प्लेट्यूज और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है? माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और प्लेट्यूज क्या होती हैं? पहाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरह से पहाड़ियाँ होती हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलाका प्लेन है, 43% जो होता है वो प्लेन है। और उस 43% जो प्लेन्स हैं उसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, जो कि एनसीआर है। एनसीआर भी प्लेन में आता है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, ठीक। इसके अलावा माउंटेन सबसे ऊपर है। फिर 30% जो है इलाका हमारा देश का वो है माउंटेन का। माउंटेन भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हमारी बह बह के आ रही हैं, साल भर साल दर साल बहती रहती हैं, पूरे साल बहती हैं बिना रुके। तो वो बहती कहाँ से है? माउंटेन्स से बहती हैं वो, ठीक है। इसके अलावा टूरिज़्म बहुत होता है माउंटेन्स में। इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी क्यों? क्योंकि माउंटेन्स होते हैं तो यहाँ बारिश होती है, उनकी वजह से डाइवर्सिटी है थोड़ी सी, अलग अलग टाइप के पौधे वगैरह, कुछ एनिमल्स होंगे वहाँ पे, फॉरेस्ट होते हैं कुछ माउंटेन्स पे, माउंटेन्स के ऊपर नहीं होते, माउंटेन से लगे हुए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यू 27% होल्ड करता है हमारा। तो 27% जो प्लेट्यूज हैं ये क्या करते हैं? इनमें मिलेगा आपको फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि ये क्रूड ऑयल वगैरह, पेट्रोल डीजल, ये सब, कैरोसिन ऑयल। इसके अलावा आपको जंगल मिलेंगे, जिससे आपको रिसोर्स है, जंगल भी रिसोर्स है। मिनरल्स, मिनरल्स मिलेंगे आपको, एल्यूमिनियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, और भी कई सारी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? अब देखिए, रिसोर्स तो हमारे पास है, लेकिन इसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। क्या क्या यूजेस क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ। सोचना आप, बड़े आराम से आपके समझ में आएगा, लेकिन एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, फर्स्ट टॉपिक नहीं, फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है फॉरेस्ट। तो जंगल, हम सब जानते हैं जंगल। दूसरी चीज़, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो ज़मीन भी यूज़ में आती है, क्योंकि जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है। बैरन होती है, यानी कि बंजड़ होती है, तो उसमें कचरा वगैरह फेंकना पड़ता है, क्योंकि कचरा तो हमारे पास होता ही है हमेशा, ठीक है। तीसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है? फैलो लैंड वो होती है जो कि एग्रीकल्चर अभी नहीं हो रहा है पर होता है उसमें, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो थर्ड पॉइंट में, वो अनकल्टिवेटेड लैंड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि परमानेंट कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें भी तीन तरीके हो जाते हैं, तीन तरीके हैं। एक तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। कई बार क्या होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई खेती नहीं कर रहे हैं लोग, तो उस ज़मीन को गाय भैंसों के चारा चरने के लिए बना दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे घास वगैरह उगा दी जाती है ताकि वो लोग गाय भैंस चरें। कई बार अलग अलग बिल्कुल ही अजीब तरीके के पेड़ उसमें उगा दिए जाते हैं ताकि वो काम आए, ठीक है। और कुछ कई बार कल्चरेबल वेस्ट होता है, यानी कि जो आपका वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो कि बाद में आप उसको फेंक नहीं सकते हो ना, कहीं ऐसी रैंडमली कहीं कचड़े में नहीं फेंक सकते, कल्चर वेस्ट है वो। तो जो भी वेस्ट है आप उस उधर डाल दीजिए। कुल मिलाकर के नॉर्मल अनकल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ पे थोड़ी बहुत कल्टीवेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में फैलो लैंड है। यहाँ पर क्या होता है कि इसको ऐसी ऐसी लैंड को करंट फैलो लैंड होती है। जो करंट फैलो होती है उसमें क्या होता है, उसको कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें एक से कम साल तक में कल्टीवेशन नहीं हो रही है उसके अंदर। एग्रीकल्चरल ईयर अलग होता है, नॉर्मल ईयर अलग है, ठीक। उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी लैंड को फैलो लैंड कहते हैं। या फिर ऐसी ऐसी लैंड जो करंट फैलो नहीं है लेकिन फैलो लैंड है, यानी कि उसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, लगभग 1 से 5 साल हो गए हैं कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए ही है। कल्टीवेशन यानी कि ऊपर मतलब फसल के लिए ही है, लेकिन उसमें फसल अभी उगाई नहीं जा रही है, तो ऐसी लैंड को भी फैलो लैंड ही कहते हैं, मतलब उसको यूज़ किया जाएगा एज अ कल्टीवेशन लैंड ऑल्सो, ठीक। पांचवा है यहाँ पर नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि जहाँ पे बोई जाती है, यहाँ से क्रॉप बोई जाती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो एरिया आता है जो पूरे देश में जहाँ पर हम लोग फसल बोते हैं और बोना ही पड़ेगा, ठीक। ऐसा एरिया जो कि हर साल बोया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक। हाँ, तो इसके बाद हमारा है टॉपिक नेक्स्ट, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो किस तरीके से लैंड को यूज़ किया जाए, उसका पैटर्न क्या है, इंडिया में क्या पैटर्न है यूज़ करने का, ठीक है। तो इंडिया में क्या पैटर्न है? एक्चुअली
ये डिटरमाइन किया जाता है दो तरीक़ों से, दोनों तरीक़ों से एक्चुअली कहना चाहिए। ह्यूमन फीचर्स होते हैं इसमें, और इसमें फ़िज़िकल फीचर्स भी देखे जाते हैं। फ़िज़िकल फीचर क्या होते हैं? पहला फ़िज़िकल फीचर है, फ़िज़िकल फीचर में टोपोग्राफी देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे और सॉइल का टाइप देखेंगे। ठीक, टोपोग्राफी क्या होती है? कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं थोड़े कम ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पे सूखी जगह है, कहीं पे बारिश वाली जगह है, कहीं पे हरियाली है, कहीं पे सूखा बंजर पड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें, उसे कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफिकल स्टडीज़ भी होती है मैप वगैरह में, सर्वे मैप होता है तो उसमें हम लोग करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट देखते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है, या थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में क्या होता है, वो चीज़ें देखते हैं, टेम्परेचर वगैरह। सॉइल टाइप, कैसी सॉइल है वहाँ की, मतलब उपजाऊ है या रेड सॉइल है या एलिवियल सॉइल है, ओल्ड एलिवियल है या न्यू एलिवियल है, इस तरह से। अब ऐसे ही एक और फैक्टर है जिसे कहते हैं ह्यूमन फैक्टर। ये तीनों फिजिकल फैक्टर थे, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। अब ह्यूमन फैक्टर भी देखा जाता है लैंड यूज़ के हिसाब से कि ह्यूमन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वहाँ, कितने ज़्यादा लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेंसिटी। उसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी देखी जाती है कि वो जो ह्यूमंस वहाँ रहते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से लैंड को यूज़ किया जा रहा है। तो कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है कि अलग अलग कल्चर और अलग अलग ट्रेडिशन से ही हमारा देश बना है। ठीक है, तो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो टोटल एरिया हमारे देश का है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसमें से केवल 93% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया हम लोग को अवेलेबल है ना, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए कि 7% कहाँ चला गया, तो 7% जो है वो ऐसे चला नहीं कहीं गया, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है अभी तक। आसाम के अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं उनमें कई सारी जगह ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं अभी कि यूज़ कैसे हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इलाका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई किया, जिसे POK और POC भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसे। ठीक है, तो ये एरिया जो है सर्वे में नहीं आया था, तो इससे 7% का लॉस इसी से हुआ, बाकी 93% हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, फिगर 1.4, इसका भी पाई चार्ट बने हुए हैं दो। जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 से 1961। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, और एक हो गया जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 2008-2009। ठीक है, तो ये आज की डेट में जो हो रहा है, मतलब आज की डेट नहीं, रीसेंट ईयर्स है ना, लगभग 10 ईयर्स बैक है ये, 10 ईयर्स पुराना है, और वो कितने सारे ईयर्स पुराना है, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर्स पुराना है, 1960 to 1961। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वेरिएशन आया है, अलग अलग बदलाव हुए हैं। करंट फैलो लैंड कम हुई है ना, करंट फैलो लैंड बढ़ गई है यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें हुई हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर ये अलग अलग कलर के हिसाब से है ना। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होती है, जो कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होती है वो कम हो गई है। वेस्ट कम, मतलब लैंड को हम वेस्ट कम कर रहे हैं अब, पहले के ज़माने में के अनुसार हम देखें तो पहले 6% था, 6.23, अब 4.17 हो गया। इस तरह से स्टडी करिए इसको। ठीक है, आगे क्या होता है कि जितने भी अलग अलग तरीके के फैलो लैंड्स हैं, लैंड यूज़ की बात कर रहे हैं अपन, है ना, लैंड यूज़ पैटर्न में, तो फैलो लैंड जितनी भी अलग अलग तरीके से होती हैं हमारी जितनी भी, तो हम उसको यूज़ करते हैं ना जब, तो उसके भी बेनिफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। फैलो लैंड्स क्या होती है? वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, फिर दोबारा करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर करेंगे, फिर रोकेंगे, तो इसका भी कल्टीवेशन के हिसाब से इसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 54% जो होता है वो टोटल NSA है। NSA मतलब नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जितना भी टोटल हमने रिपोर्ट किया है उसका 54% एरिया जो है वो हम नेट सोन एरिया में मानते हैं। समझ रहे हैं आप कि 54% एरिया हम लोग कल्टीवेशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पंजाब हरियाणा, है ना, तो ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा इज एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होता है, पंजाब और हरियाणा के अंदर 80% से भी ज़्यादा खेती होती है लैंड में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में केवल 10% या उससे भी कम होती है। तो इसी में आगे है, तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया।
तो हमारे देश में जो है डिज़ायर्ड होता है 33% जो होता है वो जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट होना चाहिए। यानी कि जितना भी एरिया है, मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर्स होता तो उसमें से 33 स्क्वायर किलोमीटर्स में जंगल होने चाहिए थे, यानी फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं है। तो एक ड्रॉबैक है। एक पॉलिसी थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, उसके अनुसार यही डेटा है कि 33% होना ही चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ पे लगभग ख़त्म ही हो गया है। बाकी इसमें आगे थोड़ा सा और बचा है कि कंटिन्यूस यूज़ अगर हम लैंड का करते हैं लंबे समय तक बिना एक भी मेज़र के, यानी कि बिना उसके संभाले या उसको कंज़र्व किए, तो वो लैंड का डिग्रेडेशन भी हो सकता है और लैंड ख़राब भी हो जाती है कई बार। तो हमें कंटिन्यूसली उसको कंज़र्व भी करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जिसकी मैंने अभी भी बात की। तो इसके लिए यहाँ तक तो अभी देख लीजिए दोबारा से एक बार और इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।